जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्टार यानी कि तारा। चलिए देख लेते हैं स्टार क्या होता है। स्टार यानी कि तारा। तारा हम उसे कहेंगे एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश हो, उसे ही हम तारा कहते हैं। मतलब कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊर्जा हो और स्वयं के प्रकाश हो, जिसके वजह से वो प्रकाशित होता है, उसे ही हम स्टार कहते हैं। ठीक। अगर जो पूछा जाए कि स्टार में कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, अर्थात वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन, तो जो स्टार होता है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस अदर गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल डॉट मतलब etc और भी चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि तारा किस चीज़ से बना होता है, तो आप मेनली दो ही चीज़ बताएंगे। किस चीज़ से? एक हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम, ठीक, और उसके बाद से गैस। अगर जो आपको पूछा है तारे में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो लगभग 75% क्या होता है? हाइड्रोजन, और 24% क्या होता है? हीलियम, और 1% में ये सब डस्ट पार्टिकल अदर गैसेस आ जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टार होता है उसकी एनर्जी यानी उसके ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारे में ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक। नाभिकीय संलयन क्या होता है? किसका किसका? तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है? हीलियम, अब प्लस एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज होती है इससे। आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाया, तो एनर्जी कहाँ से आ गई और एनर्जी कहाँ से रिलीज? तो जब कभी दो तत्व एक साथ मिलते हैं तो उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है। जैसे कि आप क्या करेंगे कि आप ऐसे ऐसे करके हाथ रगड़ेंगे तो हीट पैदा होगा। यानी कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उसमें क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। आप इसका एग्जाम्पल अच्छे तरह से देख सकते हैं। गर्मी के दिनों में जब आप बैठे होते हैं, यदि आप बैठे हुए हैं, यदि कोई आपका साथी, आपका मित्र, दोस्त आए और आपके कंधे पे हाथ रखे, तो आप कहते हैं कि दूर जाओ, गर्मी है, गर्मी लग रही है। यानी कि उसके पास आने से क्या हो गई? गर्मी बढ़ गई। लेकिन वही जब आप ठंडी की बात आती है, तो ठंड में आप जितना चाहते हैं कि लोग पास पास रहें ताकि गरम हो, ठीक। यदि ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब स्टार जो होता है, इसमें ईंधन जो होता है, जो जलता है, जो एनर्जी होती है, जो ईंधन होता है,
ये किस अवस्था में होता है? तो ईंधन किस अवस्था में होता है? तो ईंधन की अवस्था यानी किस स्टेज में होता है? तो ये प्लाज्मा स्टेज में होता है। ठीक, इतना आप जान गए एक तारे की विशेषता। अब हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी कि तारे का जन्म कैसे होता है और वो उसकी मृत्यु यानी खत्म कैसे हो जाता है, यानी कैसे वो जन्म लेता है और कैसे वो खत्म हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यानी कि तारे का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार अर्थात तारे का जीवन चक्र। हम आपको इसको आसान भाषा में एकदम समझा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, हम देख लेते हैं, इसे स्टेज में बांट देते हैं कि कैसे 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 एक स्टार बनता है और कैसे खत्म होता है। तो हम स्टेज फर्स्ट ले लेते हैं। स्टेज फर्स्ट, ब्रह्मांड में आप जानते होंगे कि जितने भी गैस धूल कण हैं ये चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अगर जो बिखरा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? विरल गैस। ठीक, तो पहला स्टेज क्या होता है कि ब्रह्मांड में विरल गैस होती है। आपको इतना पता होगा। अब यही जब विरल गैस क्या करती है, जब पास आने लगती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब ये पास आने लगती है तो एक बादल का निर्माण करती है। यानी अब सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं। स्टेज सेकेंड, विरल गैस जिसमें क्या आ जाएंगे? ऊर्जा कण, धूल कण और भी यहाँ पे इत्यादि कर लीजिए। ठीक, विरल गैसों के द्वारा बादल का निर्माण होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इस बादल के निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेबुला। यानी सेकेंड, इसमें पहले क्या था? विरल गैस थी और वो जब पास आई आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसके द्वारा क्या निर्माण हुआ? बादल निर्माण हुआ। उसी को हम क्या कहेंगे? नेबुला। नेबुला, इसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। निहारिका। ठीक, अब आते हैं स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड, अब क्या होगा कि इस नेबुला में, यानी कि इस नेबुला यानी जो बादल बना है, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि थर्ड स्टेज में क्या कहेंगे कि नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं प्रोटो स्टार या इसे आद्य तारा। यानी कि आप समझ लीजिए कि तारा बनना अब स्टार्ट हो गया है। ठीक, तारा बनना स्टार्ट हो गया है।
प्रोटो स्टार यानी आधा तारा बन चुका है। जब यही पूर्णतः विकसित हो जाता है, वो पूरी परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो इसी प्रोटो स्टार को क्या कहते हैं? स्टार। ये अब समझिए कि ये अपने उच्चतम शिखर पे चल गया है, मतलब आप कह सकते हैं कि अब इसकी जवानी की अवस्था है, किशोरी अवस्था में आ गया है। अब यहाँ से ये क्या करेगा कि अपना जो ईंधन होगा उसे खोएगा, उसका क्षरण होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि यही जब विकसित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? स्टार, यानी कि अब ये क्या बन गया? तारा। अब फोर्थ स्टेज देखते हैं, स्टेज फोर्थ। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जब तारा अपना 90% ईंधन का क्षरण कर देता है, हाथ से कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टार अपना 90% ईंधन का क्षरण कर देता है तो वह लाल रंग का दिखने लगता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम? रेड जायंट स्टार। इसे क्या कहते हैं? रेड जायंट स्टार, यानी कि रक्त दानव तारा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो तारा है वो कौन सी अवस्था, मतलब कौन सा तारा एकदम लाल दिखाई देता है, तो वो कौन सा तारा होता है? तो रेड जायंट स्टार। और ये क्या करता है? अपना 90% ईंधन का हाथ से कर चुका होता है, और जिसके कारण ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये बड़ा हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी अवस्था में कब होगा? तो रक्त दानव तारा ही सबसे बड़ा तारा होता है। यह बड़ा हो जाता है। ठीक, ये लाल रंग का दिखने लगता है और बड़ा हो जाता है। अब इसके बारे में आप दो चीज याद रखिए, एक लाल दिखने लगता है और एक बड़ा हो जाता है। अभी और इसके बारे में कुछ बताते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लें, आपको अच्छे से फिगर बना के बताते हैं। आप फर्स्ट स्टेज में क्या देखें कि ब्रह्मांड में एक विरल गैस चारों तरफ फैली हुई थी उनका, और सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? उनका आकर्षण हुआ, जिससे बादल का निर्माण हुआ। उसी बादल को हम क्या कहें? नेबुला, यानी कि निहारिका। और उस निहारिका में जब फ्यूजन स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसे हम लोग क्या कहा? प्रोटो स्टार। और जब वही प्रोटो स्टार विकसित हो गया तो हम उसे क्या कहें? स्टार। अब क्या हुआ? अब वो पूरी अपनी परिपक्व अवस्था में चला गया है और वो वहां से अपने ईंधन का ह्रास करना शुरू करेगा, तो जिसके कारण वो जब 90% अपना ईंधन का ह्रास कर लेता है तो वो लाल कलर का दिखाई देने लगता है, और वो अपने आकार से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के कारण उसे क्या कहा जाता है? रेड जायंट स्टार या रक्त दानव तारा। इतना आप सीख चुके हैं। अभी हम आपको रेड जायंट स्टार को और अच्छी तरह से बताते हैं। रेड जायंट स्टार, ये मान लेते हैं क्या है? रेड जायंट स्टार। ये इसका एक कोर होगा बीच में। अब एक बात देखिए, ये इसका सरफेस हुआ, सरफेस, ये क्या हुआ? कोर। ये कोर हुआ,
ये सरफेस हुआ। अब यहाँ पे सरफेस पे क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि सरफेस पे टेम्परेचर कम और कोर में टेम्परेचर ज़्यादा? यानी कि हम कोर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा। ऐसा क्यों होता है? तो आप इतना जानिए कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है कोर में। यानी कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या बनेगा? हीलियम। जब हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी यहीं पे रिलीज होगी। जब सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं सरफेस पे। सरफेस पे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सरफेस का यहाँ पे यहाँ की अपेक्षा क्या होता है? हाइड्रोजन कम, जिसके कारण हीलियम भी कम बनता है और एनर्जी भी कम रिलीज होती है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक। अब बात आ जाती है कि इसका आकार क्यों बड़ा हो जाता है। ठीक। अब तो ये समझ गए कि इसके कोर में क्या होगा? सबसे ज्यादा मतलब इसके कोर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसके सरफेस का टेम्परेचर कम होगा। आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे देख सकते हैं कि आप जब खाना बनता है तो आप गैस पे क्या कीजिए? तवा रख दीजिए और उसको चालू कर दीजिए, गैस को चालू कर दीजिए। आप कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो बीच में क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा और उसके सरफेस पे चारों तरफ क्या होगा? ब्लैक ही रहेगा। कुछ इसी प्रकार का हमारा रेड जाइंट स्टार दिखता है, क्योंकि इधर क्या हो गया होता है? काला, और बीच में ही जो एनर्जी बची हुई होती है 10% वो यहीं पे जलता है। ठीक। इधर क्या हो गया होता है? काला हो गया होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका आकार कैसे बढ़ जाता है। इसके लिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन जब एक हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 4। देखिए, हाइड्रोजन से हीलियम में गया तो 4 गुना वृद्धि हो चुकी है इसके द्रव्यमान की। अब देख लेते हैं, जब हीलियम ये जलेगा, यानी इसका 4 था, जब जलता है तो कोई भी चीज क्या बनता है? कार्बन बनता है। अर्थात इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन से कार्बन बनने में 12 टाइम ये बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तब बताइए इसका आकार बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये पहले हाइड्रोजन था जिसका मान लीजिए कि कोई वस्तु 1 किलो की थी, अब वो 12 किलो की हो गई है, तो क्या वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ा होगा। ठीक। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। अब तारे का भविष्य जो होता है, जो तारे का भविष्य निर्भर करता है किस पे? रेड जाइंट स्टार पे है। इस पे तारे का भविष्य निर्भर करता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तब एक मान के चलिए कि रेड जाइंट स्टार क्या हुआ? ये किसी खगोलीय पिंड का टुकड़ा ही तो है, क्योंकि ब्रह्मांड विस्तार हुआ था। हम आपको क्या बताए थे? बिग बैंग थ्योरी, यानी कि एक क्या हुआ? एक अग्निपिंड टूटा है और उससे क्या छोटे छोटे क्या बने हैं? छोटे छोटे खगोलीय पिंड यानी स्टार
बने हुए हैं, तो क्या कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता है? एक बराबर तो सब टूटे नहीं होंगे। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन छोटा होगा तो क्या होगा और बड़ा होगा तो क्या होगा। अगर जो छोटा बड़ा कर रहे हैं तो किसी चीज से तो तुलना करना पड़ेगा ना, कि किससे छोटा किससे बड़ा। तो अब देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और हम आपको अच्छे से बताते हैं। अब देखिए, मास ऑफ स्टार, मास ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1.44 मास ऑफ सन। ms को क्या पढ़ेंगे? मास ऑफ सन, यानी 1.44 यानी लगभग 1.5 गुना। ठीक, यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा होगा स्टार, तब क्या होगा? यदि यही स्टार यानी कि मास ऑफ स्टार लेस देन 1.44 ms, यानी कि मास ऑफ स्टार ग्रेटर लेस देन 1.44 मास ऑफ सन, कि सूर्य के 1.5 गुना से जब कोई भी तारा छोटा होगा तब उसका भविष्य क्या होगा। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1.44 क्या है, तो हम इसको बता देते हैं कि 1.44 को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसे क्या कहते हैं? 1.44 को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। अब पूछेंगे चंद्रशेखर कौन है? तो ये एक वैज्ञानिक थे जो ब्लैक होल पे रिसर्च कर रहे थे। ब्लैक होल पे क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। और इन्होंने ही बताया था कि जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के 1.5 गुने से छोटा होगा तब उस तारे का भविष्य क्या होगा, और जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने से बड़ा होगा तब तारे का भविष्य क्या होगा। तो हम पहले छोटे वाले को निपटा लेते हैं। अब आप छोटे वाले को पढ़ेंगे तो इसमें हमारा सूर्य भी आ जाएगा, क्योंकि यदि हम कह रहे हैं कि हमारा वेट कितना है 70 kg, तो यदि हम कह रहे हैं कि हमसे 1.5 गुना यानी कि कितना हो गया 105 kg के अंदर, मतलब कि क्या होगा 105 kg, यानी कि उसमें हम भी आ गए। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा सन। इसी मतलब जो अब हम पढ़ेंगे जो क्रम, वो हमारा सूर्य का भी भविष्य वही होगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। हमको क्या पढ़ना है? तो मास ऑफ स्टार लेस देन 1.44 मास ऑफ सन। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम हो तब सूर्य का भविष्य क्या होगा, या सूर्य क्या बनेगा। तब सूर्य, आप एक बात याद कीजिए, पीछे अभी हम आपको क्या बताए थे कि रेड जायंट स्टार कितना अपना ईंधन खो चुका है, तो 90%। अब क्या करेगा वो, और भी ज्यादा ईंधन का अपना ह्रास करेगा। तब क्या होगा, जब स्टार अपना 95% ईंधन का
क्षरण कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? श्वेत वामन उसे कहते हैं। क्या? श्वेत वामन, उसे श्वेत वामन कहते हैं। ठीक, इसे ही जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि यही तारा है जो अंतिम समय में एक तो धुकु धुकु मतलब करके जलेगा एकदम धीमा धीमा, क्योंकि ये अपना 90% ईंधन खो चुका है, यानी कि अंतिम रूप से जिंदा है, इसीलिए इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से अपना 100% एनर्जी क्या करेगा? खो देगा। उसके बाद क्या बनेगा? यही जो श्वेत वामन है यही क्या हो जाएगा? काला वामन। ये क्या हो जाएगा? काला वामन हो जाएगा। अब इसमें कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा, कोई प्रकाश नहीं बचेगा, यानी कि अब समझिए कि ये मर गया है। यह एक खगोलीय पिंड बन के ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमते रहेगा। ठीक, अब हम कितना पढ़े इसको एक फिगर के तौर पे हम देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से जब किसी स्टार का द्रव्यमान बड़ा होगा तब उसका भविष्य क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले ब्रह्मांड में एक विरल गैस ऐसे मतलब चारों तरफ फैली होंगी। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा? बादल बनेगा। बादल हम ऐसे ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए ये बादल बन रहे। ठीक, इसे ही हम क्या कहेंगे? नेबुला। नेबुला यानी निहारिका। ठीक, निहारिका के बाद क्या बनेगा? निहारिका में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा। इसके बाद ये बनेगा प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार। जब यही प्रोटो स्टार विकसित हो जाएगा तो क्या बनेगा? स्टार। अब एक बात बताइए, स्टार में क्या ईंधन किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा। इसमें क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्या बनता है? हीलियम में परिवर्तित होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यह स्टार क्या करेगा? अपनी एनर्जी को ह्रास करेगा, यानी कि अब बनेगा ये रक्तदानो तारा, रेड जाइंट स्टार। ये क्या होगा? अपना ईंधन क्या करेगा? ह्रास करेगा। इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, ईंधन कम होगा और आकार बड़ा होगा। हम आपको समझा दिए हैं कि ऐसा क्यों होगा। अब बात आ जाती है कि ये इसी पे निर्भर करता है कि इसका तारे का भविष्य क्या होगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा चंद्रशेखर लिमिट की। हम आपको बताएं कि यदि ये छोटा होगा 1.44 से छोटा होगा तो ये क्या बनेगा? श्वेत वामन। यहाँ पे क्या करेगा? अपना 95% एनर्जी का ह्रास करेगा। ठीक, अगर जो यही श्वेत वामन अपना 100% एनर्जी ह्रास कर दे, यानी कि उसके पास कोई प्रकाश, कोई ऊष्मा नहीं बची, तो उसे हम क्या कहेंगे? काला वामन। ठीक, शायद हम आपको एक तरफ का समझा दिए। अब क्या बचा है?
कि यदि ये बड़ा होगा तब 1.44 से बड़ा होगा तब क्या होगा। अब आपका यही प्रश्न है, तो इसको हम देखेंगे कल हम आपको बताएंगे कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, ठीक, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, पल्सर क्या होता है, क्वेसर क्या होता है, आपको सबसे अच्छी बात कि बताएंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक। तो ये सारे स्टार को हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, और आज आप इसका रिवीजन कीजिए, और देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।